सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का स्प्राउटिएरा में। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। सो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। और यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रशस्तीज के बारे में। सो इनसे पिछले चैप्टर्स में हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। इंस्क्रिप्शन क्या थी कि जब भी हम किसी हार्ड मैन्युस्क्रिप्ट क्या है कि पत्तों पे हम लिखते थे, ठीक है। लेकिन जब किसी हार्ड सरफेस यानी कि किसी स्टोन वगैरह पे जब कुछ लिखवाया जाता था राजाओं के द्वारा, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने पढ़ा, तो हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन जब इन पर लिखवाया जाता था कार्विंग करा के, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते थे या अभिलेख आप कह सकते हैं इसे। तो प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति का पहला शब्द अगर आप देखें तो यानी कि प्रशंसा। तो जब भी कोई इंस्क्रिप्शन किसी की प्रशंसा में यानी कि किसी की प्रेज में, किसी की तारीफ में लिखी जाती थी, स्पेशली किसी राजा की प्रेज या तारीफ में लिखी जाती थी, उसे हम क्या कहते थे? प्रशस्ति। तो प्रशस्ति एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसमें किसी की प्रेज की गई हो, किसी की तारीफ की गई हो, किसी की प्रशंसा की गई हो, तो उसे हम प्रशस्ति कहेंगे। बहुत इजी सा है, आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसी इंस्क्रिप्शन जिसमें किसी का प्रेज किया गया हो, ठीक है। तो अरविंद जो है उसको समुद्रगुप्त का रोल करना था, जो कि एक फेमस रूलर थे, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के एक फेमस रूलर थे जिनका नाम था समुद्रगुप्ता। और अरविंद जो है इसके स्कूल में एक प्ले हो रहा है जिसमें इसको समुद्रगुप्त का रोल करना है। समुद्रगुप्त का रोल करने के लिए अब इसे समुद्रगुप्त के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वैसे हमें समुद्रगुप्त के बारे में एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि अशोकन पिलर जो है इलाहाबाद में, वहां पर इसके बारे में लिखा गया है। ये जो है एक काव्य के फॉर्म में हरिसेना के द्वारा कंपोज की गई थी। हरिसेना कौन थे? वो एक पोएट थे और मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के दरबार के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो है ये इंस्क्रिप्शन लिखी है। आप देखिए, जबकि जो ये प्रशस्तियां हैं या जो ये जो प्रशस्तीज होती है वो कुछ रूलर्स के लिए लिखी गई या कंपोज की गई, जिनके बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा, जैसे कि गौतमीपुर पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ कई ऐसे रूलर्स रहे जिनके बारे में प्रशस्तीज लिखी गई, यानी कि जिनकी प्रशंसा में जो है प्रशस्तीज लिखी गई। सबसे पहले हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उनके बारे में हमें क्या बताती है। तो जो पोएट है यानी कि जो हरिसेना है, उन्होंने राजा के बारे में लिखा है और बहुत अच्छा अच्छा लिखा है स्पेशली। तो देखिए, हमें राजाओं के बारे में जो है, जैसे जब भी उनकी कोई विक्ट्री होती है, कोई जीत होती है, उनके बारे में अच्छा अच्छा सब कुछ पढ़ने को मिलता है। हमें एक सेकंड साइड भी कभी पता नहीं चलती या आम लोगों के बारे में पता नहीं चलता। तो इसलिए हम कहते हैं ज़्यादातर जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमें कॉमन पीपल के बारे में बहुत कम बताती है। लेकिन ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में बता रही है और इसने राजा को एक ग्लोइंग टर्म्स में दिखाया है, तारीफें ही की है। ऑब्वियसली प्रशस्ति है तो तारीफें करेंगे कि वो एक वॉरियर थे, ठीक है। और एज अ किंग उन्होंने बहुत सारी बैटल्स जीती, ठीक है। बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे पोएट थे, मतलब उनके पास जो है बहुत अच्छे अच्छे पोएट्स थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनकी प्रशंसा में लिखी गई, ठीक है। साथ ही उनको इक्वल टू गॉड, गॉड के इक्वल डिस्क्राइब किया गया है। ये प्रशस्ति जो है बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में लिखी गई है, ठीक है। और उसका कुछ पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। समुद्रगुप्त को एज अ वॉरियर दिखाया गया है, ठीक है। ये कहा गया है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी, ठीक है। और मतलब उनकी बॉडी पे इतने सारे स्कार्स थे जो ये बताते हैं, जिन्होंने उन्होंने इतनी सारी बैटल्स लड़ी। तो क्या बोलते हैं, जो तीर होते हैं या तलवार होती है, तो उन सब के निशान जो है, उनके लगने के निशान जो है उनकी पूरी बॉडी पर दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे योद्धा थे, ठीक है। अब देखिए, हमने मैप 7 देखा था, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कुछ ऐसा एरिया जिसमें ग्रीन शेडिंग की गई है। उसमें आप देखेंगे बहुत सारे रेड डॉट्स भी थे, हमने लास्ट उसमें देखा था, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो इससे वैसे बनेगा नहीं। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से जो है इंडिया का मैप हम यहाँ पे टेम्परेरी बना रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईस्टर्न कोस्ट की बात की जा रही है, ईस्ट कोस्ट की बात की जा रही है इधर की। तो यहाँ आप कुछ ऐसे एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पर कई प्रशस्तीज मिली है और वहाँ से हमें कई इंफॉर्मेशन मिलती है। हरिसेना जो है उन्होंने 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स को डिस्क्राइब किया है। अभी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनसे हमें समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहला है द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता। अब ये रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता क्या है, तो ये ऐसा एरिया है जो मैप में दिखाया गया। मैप एक बार मैं आपको दिखा देती तो अच्छा रहता है, एक बार दिखा देती हूँ। इस बुक में भी दिया हुआ है। तो देखिए जो ये रेड डॉट्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये रहा एरिया जो कि ग्रीन कलर किया गया है, यानी कि इस वाले एरिया की बात की जा रही है, पाटलिपुत्र, नालंदा, कन्नौज और प्रयागराज वाले एरिया की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इस एरिया को आर्यवर्ता कहा जाता था। ओके, यहाँ पर जो है 9 रूलर्स थे और इनकी किंगडम्स जो है वो समुद्रगुप्ता के एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो 9 रूलर्स थे उनको जो है समुद्रगुप्ता के एम्पायर ने, आप कह सकते हैं इनकी किंगडम्स जो है उनको समुद्रगुप्ता के एम्पायर का पार्ट बना लिया गया था। अब आ जाते हैं दक्षिण पंथ पे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, तारीफ कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने इन सब रीजन पे, यानी कि इस रीजन पे भी जो है अपना कंट्रोल कर लिया था और यहाँ के जो 9 रूलर्स थे इनको अप्रूव करके और खुद जो है उस रीजन को अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया था। अब आ जाते दक्षिण पंथ, ठीक है। सो दक्षिण पंथ में देखिए यहाँ पर जो है 12 रूलर्स थे, ठीक है। उनकी कैपिटल्स जो है रेड डॉट में दिखाई गई है। ये जो है दक्षिण पंथ वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ इन्होंने कैसे किया देख लीजिए। तो इन्होंने जो है समुद्रगुप्ता को खुद सरेंडर कर दिया था, ठीक है। हारने के बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया और वहाँ पर फिर इनको जो है दोबारा से रूल करने की आज़ादी दे दी गई, अलाउ कर दिया गया। तो ये कुछ एरियाज के बारे में बताया गया है जहाँ पर इनके राजा समुद्रगुप्त ने अपनी जीत हासिल की। फिर इनर सर्कल जो है नेबरिंग स्टेट का, जिसमें आसाम, बंगाल, नेपाल, ये सब रीजन आते हैं जहाँ पर बहुत सारे संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ये लोग क्या करते थे, राजा के लिए ट्रिब्यूट लेकर आते थे, उसके ऑर्डर्स को मानते थे और उसके दरबार में भी आते थे। तो ये यहाँ पे राजा की यानी कि समुद्रगुप्ता की तारीफों में लिखा गया है कि इस रीजन के राजा भी जो है उनके अंडर सरेंडर करते थे या उनकी ताकत को मानते थे। चलिए आगे, अब हम आ जाते हैं जीनियोलॉजीज पर, ठीक है। जीनियोलॉजीज पर आ जाते हैं तो ज़्यादातर प्रशस्ति जो होती है उनमें रूलर के एंसेस्टर्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी राजा के बारे में लिखा गया तो उसके जो पूर्वज रहे हैं उनके बारे में भी उसमें लिखा होगा। इसमें ये देखिए समुद्रगुप्ता के जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे, ठीक है, या जो ग्रैंड फादर थे या फादर मदर थे, इनके बारे में भी लिखा गया। उनकी मदर थी कुमारा देवी जो कि लिच्छवी गणा से बिलोंग करती थी। उनके फादर जो है चंद्रगुप्ता, वो फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है, जिनको महाराजा अधिराज का टाइटल भी मिला था और इसी टाइटल को समुद्रगुप्ता ने भी यूज किया। और साथ ही उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रैंड फादर थे वो उनको महाराजास के फॉर्म में सिंपली मेंशन किया गया है इनकी प्रशस्ति में। तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं कि ये दिखाई देता है कि फैमिली जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। और इन टाइटल्स को अगर हम देखें कि राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा, ये सारे टाइटल्स को अगर हम क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस, देखिए राजा हो गया, उससे भी ज़्यादा अगर आप उसको एक ऊंचा टाइटल देंगे तो वो हो जाएगा महाराजा, महाराज अधिराज, और उससे भी ऊंचा अगर हम टाइटल देते हैं तो वो हो जाएगा महाराजा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनकी फैमिलीज में भी आप देखिए कि इनके फादर को महाराजा अधिराज का टाइटल दिया हुआ था। इनके जो ग्रैंड फादर हैं और ग्रेट ग्रैंड फादर जो थे उनको महाराजास कहा गया। तो इस तरीके से फैमिली की इम्पोर्टेंस को भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्ता जो है उनके बहुत सारे एंसेस्टर्स के बारे में लिखा गया है और उनके बाद के जो रूलर्स रहे हैं डायनेस्टी के, जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्ता II, उनके बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से और पता चलता है, ठीक है। उन्होंने भी बहुत सारे कई एक्सपीडिशंस किए वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं हर्षवर्धना और हर्षचरिता के बारे में।
अब हर्षवर्धन जो है एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, और गुप्ता रूलर्स जो है उनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स की वजह से हमें उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। और कई किंग्स की बायोग्राफीज में हमें उनके बारे में भी पता चलता है। हर्षवर्धन जिन्होंने आज से लगभग 1400 साल पहले रूल किया, वो कुछ ऐसे ही एक ऐसे ही रूलर थे। उनके कोर्ट के जो पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम लिखा गया, या जिसको हर्षचरिता के नाम से जाना जाता है संस्कृत में। तो इन्होंने संस्कृत में जो है हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? बाण भट्टा ने लिखी थी। किस नाम से जाना जाता है? हर्षचरिता के नाम से इनकी बायोग्राफी को जाना जाता है, ठीक है। इससे जो है हमें हर्षा के जीनियोलॉजीज के बारे में पता चलता है, और किस तरीके से वो किंग बने उसके बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा जो ज़ुआनज़ैंग थे, जिनके बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा, उन्होंने भी बहुत समय जो है हर्षा के कोर्ट में बिताया, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में बिताया, और उन्होंने भी लंबा चौड़ा अकाउंट जो है, जो भी उन्होंने उस समय देखा उसके बारे में उन्होंने भी लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन जो थे अपने फादर के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो राजा बने, ठीक है। और क्योंकि उनके फादर और उनके जो बड़े भाई थे दोनों की मृत्यु हो गई थी, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जो कि रूलर थे कन्नौज के, एंड उनको भी बंगाल के रूलर के द्वारा मार दिया गया था। हर्षा जो है उन्होंने कन्नौज की किंगडम भी जो है वो टुक ओवर कर ली, और साथ ही कई आर्मीज जो है रूलर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के रूलर के खिलाफ कई सारी बैटल्स के लिए उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। साथ ही हालांकि वो ईस्ट में बहुत सक्सेसफुल रहे, उन्होंने मगध और प्रोबेबली बंगाल को भी कॉन्कर किया, लेकिन इसके अलावा इन रीजंस के अलावा वो इतना ज़्यादा उनकी सक्सेस देखने को नहीं मिलती बाकी के रीजन में। हालांकि उन्होंने नर्मदा को क्रॉस करके डेक्कन की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जो चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन II थे उनके द्वारा उनको स्टॉप कर दिया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब चलते हैं पल्लवास, चालुक्यास और पुलकेशिन की प्रशस्ति के बारे में। पुलकेशिन की प्रशस्ति भी बहुत फेमस है भी, एग्जाम में ज़्यादातर कई एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पल्लवास और चालुक्यास जो थे बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी है साउथ इंडिया की। उस पीरियड के दौरान ये दो डायनेस्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रही। और जो पल्लवास की जो किंगडम थी वो उनकी कैपिटल कांचीपुरम और जो कावेरी डेल्टा था, तो कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक जो है उनकी रीजन जो है वो फैला हुआ था, उनकी किंगडम फैली हुई थी। अगर दूसरी तरफ हम चालुक्यास की बात करें तो वो रायचूर दोआब के आसपास ही सेंटर्ड थे, ठीक है, यानी कि कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो रायचूर दोआब है तो वहां तक उनकी किंगडम फैली हुई थी। ऐहोल जो है वो कैपिटल थी चालुक्यास की, और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी थी, और साथ ही ये एक रिलीजियस सेंटर के फॉर्म में भी उभरा। आप मान सकते हैं धार्मिक रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टेम्पल्स जो है थे, तो इसको एक रिलीजियस सेंटर के रूप में भी देखा जाता था। पल्लवास और चालुक्यास जो है उन्होंने एक दूसरे की, आप कह सकते हैं एक दूसरे की लैंड्स पर जो है फ्रिक्वेंटली रेड करने की कोशिश किया, कई बार रेड की, स्पेशली अटैक किया कैपिटल सिटीज़ को, जहाँ पर क्योंकि कैपिटल सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होती थी, तो इस वजह से इन लोगों ने एक दूसरे की कैपिटल सिटीज़ पर भी रेड किया, अटैक किया। चालुक्यास के बेस्ट नोन रूलर जो है पुलकेशिन II थे, और उनके बारे में हम उनकी प्रशस्ति से जान पाते हैं। ये प्रशस्ति जो है रवि कीर्ति के द्वारा कंपोज की गई, जो कि उनके दरबार के एक पोएट थे। तो रवि कीर्ति का नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है पुलकेशिन II की जो प्रशस्ति है वो किन के द्वारा कंपोज की गई, तो रवि कीर्ति के द्वारा कंपोज की गई। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि रवि कीर्ति के द्वारा जो प्रशस्ति लिखी गई वो किस रूलर से रिलेटेड है, तो पुलकेशिन II, या कौन से रूलर के कोर्ट के पोएट थे, तो पुलकेशिन II जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर रहे, ठीक है। इससे हमें इनके एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, इनकी बैक की 4 जनरेशन्स के बारे में पता चलता है। पुलकेशिन जो है उनको अपनी किंगडम जो है अपने अंकल से मिली थी, तो ये हमें इस प्रशस्ति से पता चलता है। तो रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग पुलकेशिन II ने बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए वेस्ट कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे भी, और साथ ही साथ आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग प्ले है वर्ड्स इन द पोयम, प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोयम। पोयम के अंदर एक इंटरेस्टिंग प्ले है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखिए कि हर्ष का मीन क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। तो पोएट्स कहता है दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। अभी देखिए प्ले ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, ये प्ले मतलब नाटक नहीं है, सॉरी, ठीक है, प्ले मतलब कोई नाटक नहीं है। यहाँ पर प्ले मतलब होता है शब्दों के साथ खेलना। प्ले का मतलब क्या होगा, सब शब्दों के साथ खेलना। तो यहाँ पर जो मैंने बोला है इंटरेस्टिंग प्ले है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पोयम के अंदर आप देखेंगे कि रवि कीर्ति ने शब्दों के साथ एक खेल किया है और इस तरीके से उन्होंने लिखा कि आफ्टर दिस डिफीट, जब हर्षा की हार हुई, हर्षवर्धन की हार हुई, तो इनका कहने का मतलब है कि आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, यानी कि जो हर्षवर्धन था वो और लंबे समय तक हर्षा नहीं रहा, मतलब खुश नहीं रहा, उसकी हैप्पीनेस खत्म हो गई। तो ये कहने का यहाँ पर सेंस है। पहले जो है प्ले, वो प्ले वो नहीं है, प्ले ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों के साथ खेलना, ठीक है। चालुक्य की विक्ट्री जो है बहुत थोड़े समय तक ही रही। अल्टीमेटली दोनों पल्लवास और चालुक्यास जो है न्यू रूलर्स की वजह से जो है उनका रास्ता, और न्यू रूलर्स कौन आए, राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टीज के आने से उनका रास्ता थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं दे गेव वे टू न्यू रूलर्स के लिए, उन्होंने जगह खाली कर दी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इस चीज को। चलिए, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। अब ये जो किंगडम्स थी इनको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था। सो अर्लियर किंग्स के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा, तो उनमें हम देखेंगे कि जो लैंड रिवेन्यू जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था इन रूलर्स के लिए, और विलेजेस जो थी वो बेसिक यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ से जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती थी। तो बेसिक यूनिट विलेज होता था, ठीक है। कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई, कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई, और राजाओं ने जो है अलग अलग स्टेप्स जो है अडॉप्ट करने स्टार्ट किए ताकि वो लोगों का सपोर्ट गेन, मतलब ऐसे लोगों का सपोर्ट या ऐसे आदमियों का सपोर्ट गेन कर सके जो पावरफुल है और साथ ही साथ पैसों से भी, मतलब दोनों चीज़, उसका गांव में भी रुतबा है और पैसों से भी वो अमीर है। तो ऐसे ऐसे आदमियों का सपोर्ट गेन करने की कोशिश की जो पावरफुल भी हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में बात की जाए या सोशली बात की जाए, ठीक है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए ऐसे आदमियों की ज़रूरत थी। अब देखिए हमने पहले भी पढ़ा था क्या होता है कि राजा जो है, मान लीजिए ये किंगडम है, ठीक है, और राजा जो है यहाँ का वो कुछ ऐसे आदमियों का सपोर्ट ले रहा है जो पावरफुल है विलेज में। अगर विलेज में एक आदमी पावरफुल है और उसको ये दिख रहा है कि राजा भी मेरा सपोर्ट ले रहा है विलेज के लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, तो थोड़ी देर बाद वो खुद को ही राजा नहीं समझने लग जाएगा कि राजा की भी क्या ही जरूरत है, मैं ही राजा बन जाता हूँ, ठीक है। जब मेरा इन लोगों पर कंट्रोल है, मैं पावरफुल हूँ, राजा को भी मेरे पावर की या मेरे साथ की ज़रूरत है, मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊँ। तो ये चीज़ भी हमने देखी थी, ठीक है, कुछ केसेस में। अब हम देख लेते हैं कुछ पोस्ट के बारे में, यानी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी पोस्ट थी जो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी का मतलब हो गया कि अगर किसी का फादर जो है किसी पोस्ट पे है तो उसका बेटा भी उसी पोस्ट पे आ जाएगा। जैसे कि जो हरिसेना पोएट थे वो महादंड नायक थे, यानी कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे उनके फादर की तरह। तो पहले उनके फादर थे चीफ जुडिशियल ऑफिसर और फिर वो बने। समटाइम्स क्या होता था, एक पर्सन जो है उसको बहुत सारे ऑफिसर्स यानी कि कई पोस्ट जो है एक ही आदमी को दे दी जाती थी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि महादंड नायक होने के साथ साथ हरिसेना जो है कुमार अमात्या भी थे। कुमार अमात्या क्या होता था, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता था, ठीक है। और संधि विग्रहिका यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, तो ये दोनों थे। आपको ये ध्यान रखना एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, या तो आपसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है या स्टेटमेंट बेस्ड पे आ सकता है। जैसे कि महादंड नायक है, उसको मैच करना है, तो वो क्या होगा, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो आप देखिए दंड या न्याय कौन करता है, जो जुडिशरी करती है, तो जुडिशियल ऑफिसर हो गया दंड नायका। कुमार अमात्या का क्या काम है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता था, ठीक है। संधि विग्रहिका, संधि देखिए क्या होता है, जब हम कोई पैक्ट करते हैं, कोई संधि करते हैं, यानी कि किस लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, पीस के लिए करते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस को कहा गया संधि विग्रहिका। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मैन होते थे यानी इम्पोर्टेंट आदमी होते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको नगर श्रेष्ठी कहा जाता था, यानी कि चीफ बैंकर या चीफ मर्चेंट ऑफ द सिटी,
और सर्तवाहा यानी कि लीडर ऑफ मर्चेंट कारवांस, प्रथमा कुलिका यानी कि चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्था यानी कि स्क्राइब्स। तो ये कुछ नाम है, ये आपको ध्यान रखने हैं, मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरीके की आर्मी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहले के जो रूलर्स थे उनमें से कुछ किंग्स जो हैं उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज आर्मी रखी हुई थी, जिसमें एलिफेंट्स भी होते थे, चैरियट्स भी होते थे, कैवलरी, फुट सोल्जर सब हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो मिलिट्री लीडर्स होते थे, जो किंग को ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे, जब भी राजा को जरूरत होती थी तो ये लोग ट्रूप प्रोवाइड करते थे। ठीक है, उनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी, यानी कि उनकी कोई रेगुलर, अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड या स्टैंडिंग आर्मी है तो आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी क्योंकि फिक्स्ड आर्मी है। लेकिन जब ऐसा होता था कि जो पावरफुल मैन है वो राजा को जो है ट्रूप प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। इसकी बजाय उनको जो है कई बार क्या है, लैंड ग्रांट कर दी जाती थी। ठीक है, और साथ ही वो लोग इस लैंड से जो है रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको सोल्जर्स और हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये जो आदमी होते थे इनको समानतास कहा जाता था, और जब भी रूलर जो है वो कमज़ोर पड़ता था तो समानता जो है वो इंडिपेंडेंट होने की ट्राई करते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि समानता क्या सोचेगा कि जब मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं ही राजा इंडिपेंडेंट, इस विलेज का इंडिपेंडेंट रूलर बन जाऊँ और मैं ही राजा बन जाऊँ। ठीक है, असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम। अब साउथर्न किंगडम में जो असेंबलीज होती थी उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो पल्लवास की इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें कई लोकल असेंबलीज के बारे में लिखा हो गया है, जैसे कि सभा, जो कि ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली हुआ करती थी। ये असेंबली जो है सब कमिटीज़ के थ्रू फंक्शन करती थी। अब ये सब कमेटी क्या होती थी, सब कमिटीज़ जैसे एक कमेटी है जो इरिगेशन को देखेगी, एक कमेटी है जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को देखेगी, एक रोड मेकिंग को देखेगी। तो इस तरीके से सब कमिटीज़ होती थी जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती थी। अब ये जो उर शब्द है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, विलेज असेंबली के लिए यूज़ किया गया है, जहाँ पर ऐसे लैंड ओनर्स जो है मिलते थे जो ब्राह्मण्स नहीं होते थे। तो ब्राह्मण्स की जो मीटिंग होती थी असेंबली, उसको सभा कहा जाता था, और जो नॉन ब्राह्मण्स की होती थी उसे उर कहा जाता था। ठीक है, और जो नगरम, नगरम क्या है, नगरम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन को नगरम कहा गया। ठीक है, तो ये असेंबलीज जो है वो रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज और कंट्रोल की जाती थी। ठीक है, ये माना जाता है। अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अब इतना सब राजाओं के बारे में पढ़ लिया, हेडमैन लीडर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम आम आदमी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आम आदमी की लाइफ के बारे में हमें ओकेशनली कहीं कहीं से थोड़ा बहुत मिल जाता है। कालिदास जो कि अपने प्लेस के लिए जाने जाते हैं और ऐसे प्लेस के लिए जाने जाते हैं जो राजा के दरबार की जो लाइफ है उसके बारे में डिपिक्शन देते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर है इन प्लेस का कि राजा और ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स हैं उनको संस्कृत में बात करते हुए दिखाया जाता है, जबकि जो औरतें हैं या जो आदमी जो कि राजा नहीं है या ब्राह्मण नहीं है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। उनका जो मोस्ट फेमस प्ले है अभिजना शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये लव स्टोरी बताता है, एक राजा जिसका नाम दुष्यंत होता है और एक यंग वुमेन जिसका नाम है शकुंतला। तो इन दोनों की लव स्टोरी बताता है। ठीक है, इस लव स्टोरी के अंदर हमें एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है गरीब की दयनीय कंडीशन का, जो पुअर फिशरमैन है उसके बारे में इस प्ले में लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्ले में क्या है, एक फिशरमैन है जिसको रिंग मिल जाती है। ठीक है, एक प्रीशियस रिंग मिल जाती है जो कि शकुंतला ने राजा को दी थी, ओ सॉरी, जो राजा ने शकुंतला को दी थी, लेकिन वो गलती से एक फिश के द्वारा स्वेलो अप कर ली जाती है। और जब वो राजा के महल में जाता है उस रिंग को लेके, तो जो दरबारी गेटमैन होता है वो उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। और जो पुलिस ऑफिसर होता है, चीफ पुलिस ऑफिसर, वो उसके साथ रूड व्यवहार करता है। हालांकि ये जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो उस रिंग को देखकर बहुत खुश होता है और फिशरमैन को रिवॉर्ड देता है। तो इस तरीके की कहानी जो है इसमें इस प्ले में दिखाई गई है। अब आ जाते हैं आगे, जो चाइनीज पिलग्रिम है जिनका नाम है फाजियान। ठीक है, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो आम आदमी है उसकी गरीबी या दयनीय कंडीशन के बारे में,
और उनको जो है शहर के बाहर की तरफ रखा जाता था, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था ये शहर के बाहर की तरफ रहे। और उसने ये लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट प्लेस पर आ जाता था या टाउन में एंटर कर लेता था, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता था, अपने साथ में एक लकड़ी का पीस ले रखना पड़ता था ताकि वो खुद को दूसरों से अलग या सेपरेट रख सके, ठीक है। और जब भी लोग इस तरीके का साउंड सुन लेते थे, उस लकड़ी की आवाज़ सुन लेते थे, उन्हें पता चल जाता था कि ये व्यक्ति जो है बाहर से आया और हमें इसको टच नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं इनके द्वारा लिखी गई और बताई गई, जिससे कि हमें कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।